नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ ये भी पुनर्वसु नक्षत्र पर ही चर्चा करूँगा आपसे। लेकिन ये चतुर्थ चरण में अगर आपका जन्म हुआ है तो क्या फल हो सकता है। मैंने उस वीडियो में इसलिए चर्चा नहीं की कि यहाँ पे बुध और बृहस्पति का समावेश हो गया था। यस, लेकिन यहाँ पर अगर चतुर्थ चरण में आपका जन्म होता है तो आपकी राशि हो जाएगी कर्क। और कर्क राशि जो है उसका स्वामी चंद्रमा होता है। और मैंने आपसे पहले भी कहा पुनर्वसु जो नक्षत्र है उसके जो नक्षत्र स्वामी है वो बृहस्पति है। तो यहाँ पर दोस्तों एक अनूठा संयोग बन जाता है बृहस्पति और चंद्रमा का। तो अगर आपको ज्योतिष की भी थोड़ी बहुत जानकारी होगी तो वैसे भी आप जानते हैं कि बृहस्पति और चंद्रमा अगर एक साथ हो जाए कुंडली में जन्मपत्री में तो गजकेसरी योग का निर्माण हो जाता है। गजकेसरी योग जो है एक उत्तम श्रेणी के योगों में एक माना जाता है। तो आज मैं चर्चा जो करूंगा पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म लेने वाले जिनका जन्म चतुर्थ चरण में हुआ है और जिनकी राशि कर्क है, तो आइए चर्चा करता हूँ, चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। दोस्तों, जिनका जन्म कर्क राशि में होता है, जिनका पुनर्वसु नक्षत्र है, उनकी जो डिग्री होती है, क्योंकि नई शुरुआत होती है ना, 0 डिग्री से लेकर ये 3 डिग्री 20 मिनट तक होती है। ठीक है, अब आइए देखिए, अगर आपका चतुर्थ चरण में जन्म हुआ है तो कौन कौन सा अंग आपका प्रभावित हो सकता है अगर आपका पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म हुआ है। फेफड़ा, रिस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, उसके अलावा छाती, इंटेस्टाइन, क्योंकि बृहस्पति जो होता है इंटेस्टाइन और चंद्रमा ये इंटेस्टाइन को बहुत ज़्यादा ही अगर गड़बड़ है तो प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम आ सकता है, डाइजेशन का प्रॉब्लम आ सकता है, इन चीज़ों का प्रॉब्लम आपको आ सकता है। उसके अलावा भोजन की जो नली होती है, ट्यूब जो होता है, उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं ये। उसके अलावा वहाँ पर एक अग्नाशय जिसको हम लोग बोलते हैं, वहाँ पर भी इनका असर होता है। ठीक है, अब आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर आपका जन्म पुनर्वसु नक्षत्र के चतुर्थ चरण में जन्म हुआ है तो किस तरह के रोगों की परेशानियों से सामना करना पड़ सकता है। देखिए, इसमें सबसे पहले चूँकि ये फेफड़ा से रिलेटेड होता है तो टीबी होने की संभावनाएं हो सकती है अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो। ऐसे लोग निमोनिया से भी बहुत ज़्यादा त्रस्त होते हैं। हमेशा उनको कफ की शिकायत होती है, कफ का एक्युमुलेशन हो जाता है हमेशा। उसके अलावा चूँकि कफ का जब शिकायत रहेगा तो खून क्या होता है हमारे फेफड़ा में साफ होता है, तो ब्लड का भी कोई प्रॉब्लम्स आ सकता है, रक्त विकार हो सकता है। उसके अलावा एक बीमारी होती है वेरी, वो भी आपको हो सकता है। हाइड्रोफोबिया, वो जो हाइड्रोसिस, क्या वो जल की जो बीमारी होती है, वो भी आपको प्रॉब्लम कर सकता है। इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन हो सकता है अगर आपकी कुंडली में पुनर्वसु नक्षत्र बृहस्पति और चंद्रमा में कोई दोष है। ये आप अपनी जन्मपत्री दिखवाकर उसका एनालिसिस करवा सकते हैं। उसके अलावा भूख लगने की शिकायत रहेगी, भूख लगेगी ही नहीं। उसके अलावा जो श्वास नली जो होता है, ट्रैचेयर जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें सूजन हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। और चंद्रमा से रिलेटेड लोग और बृहस्पति से रिलेटेड लोग को जॉन्डिस की शिकायत अक्सर यहाँ देखी गई है। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। अब आइए उसमें कुछ पॉजिटिव चीज़ें देखते हैं। अगर किसी का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ है तो कैसे लोग होते हैं। देखिए, पुनर्वसु नक्षत्र मैंने आपसे चर्चा किया, यहाँ पर बृहस्पति और चंद्रमा का संयोग हो गया, तो ऐसे आदमी जो होते हैं काफ़ी एम्बिशियस होते हैं। उसके अलावा काफ़ी ऑनेस्ट होंगे। चंद्रमा भी एक शीतल ग्रह है और बृहस्पति तो देवगुरु है ही। उसके अलावा एक सत्य मार्ग पर चलने वाले, पूजा पाठ में विश्वास करने वाले, वफादार, बहुत लॉयल होंगे अपने बॉस के लिए ये। उसके अलावा कोई अगर क्राइम करके भी आ जाएगा तो भी उसको क्षमा कर देंगे, क्षमादान उनमें होती है। हाई लॉजिक, बहुत तार्किक क्षमता जो होती है बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा राजनयिक, पॉलिटिशियन, एम्बेसडर का पोस्ट ले सकते हैं ये।
धन की कोई कमी नहीं रहती है। ऊंचे स्तर पर जो जुडिशरी की सेवा होती है वो कर सकते हैं अगर किसी का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ है तो। अगर पुनर्वसु नक्षत्र में अगर जन्म हुआ है तो किस तरह का व्यापार आप चुनेंगे? देखिए, यू कैन बी ए वेरी गुड डॉक्टर, एक अच्छे चिकित्सक हो सकते हैं। और अगर आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट का कोर्स करते हैं तो ये आपके लिए अति उत्तम होगा। उसके अलावा आप पुरोहित हो सकते हैं, चर्च में जा सकते हैं, मंदिर में जा सकते हैं, और भी जो भी धर्म आपका है उस धर्म के अनुसार आप अपने रास्ता को चुन सकते हैं। उसके अलावा अच्छे इकोनॉमिस्ट हो सकते हैं, आप अच्छे एडवोकेट हो सकते हैं, नामी रिनाउंड एडवोकेट हो सकते हैं, जुडिशरी में जस्टिस हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, प्राचार्य हो सकते हैं, अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं, अच्छे बैंक के अफसर हो सकते हैं। उसके अलावा चूँकि चंद्रमा यहाँ पर जुड़ा हुआ है तो जो जल से रिलेटेड जो मतलब जो कम्युनिकेशन होता है, जैसे नाविक हो गया, जल से रिलेटेड कोई प्रोफेशन, उसको आप कर सकते हैं। उसके अलावा ट्रैवलिंग की जो मतलब ट्रैवलिंग करके जो आप व्यापार करते हैं वो भी आप कर सकते हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छे सेल्समैन भी होते हैं, हमेशा वो टूर वूर में बाहर रहते हैं। उसके अलावा नर्स की सेवा हमारी जो बहन है वो कर सकती है। उसके अलावा आप ऐसे डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं जिसका रिलेशन जल से हो, और कोई भी लिक्विड जिसका संबंध जल से है आप उन चीज़ों का व्यापार कर सकते हैं। उसके अलावा आप घी का व्यापार कर सकते हैं, स्वीट्स का व्यापार कर सकते हैं, मिल्क का व्यापार कर सकते हैं। ये आपके लिए अति उत्तम होगा। ये अपनी जनपत्री की विवेचना कराकर आप इन चीज़ों को सोच समझकर जो आपकी जनपत्री बोलती है उसके अनुसार आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा आपके साथ शेयर। पुनर्वसु नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है तो पुनर्वसु नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है तो क्या फल हो सकते हैं आपकी जनपत्री के अनुसार। सो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।